हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिनों में ही CGL 2022 के प्री का रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद मेंस होगा, तो लगभग 1 महीने बाद मेंस हो जाएगा। तो आप सभी लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, ठीक है। तो सेम मैं भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने मेंस से एक मॉक टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक पे, तो मैंने उसकी एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट सी वीडियो, जो मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था। तो मैंने उसका एनालिसिस डाला था कि मैंने कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और कैसे नहीं, ठीक है। तो आज मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट सा वीडियो डाल रहा हूँ, जो आगे नेक्स्ट मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं मेंस के, कि उनमें मेरा क्या क्या स्कोर रहा है और उनको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर था 266 आउट ऑफ 390, और जो सेकंड मॉक टेस्ट है उसमें मेरा स्कोर आया 274 आउट ऑफ 390, यानी मेरा इंक्रीज हो गया था। और देखो, फर्स्ट मॉक टेस्ट था तो थोड़ा स्कोर डाउन भी रहा था, क्योंकि पता नहीं था किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 266 स्कोर रहा था, उसके बाद 274, फिर थर्ड जो मॉक टेस्ट था उसमें 360 268, और फोर्थ जो मॉक टेस्ट था उसमें 275। ओके, तो मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। 274 था, 268, 275, तो बैलेंस चल रहा है 275 के समथिंग, ठीक है। तो उसने जो सेकंड मॉक टेस्ट था उसमें 274 आया था। ओके, तो इसका एनालिसिस देखते हैं एक शॉर्ट। इसमें तो इसमें मैंने 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये इसमें 265 दिखा रहा है, पता नहीं क्या मिस्टेक है या फिर वहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। और रैंक आई थी 82,000 में से 5,788 भी, मतलब ज़्यादा अच्छी तो रैंक नहीं है फिर भी, लेकिन हाँ, अभी फर्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट था तो धीरे धीरे अटेम्प्ट किया है, अभी पता चल रहा है मॉक टेस्ट का। और इसमें मेरा मैथ में स्कोर था 132, और इंग्लिश और जीके में था 133, एंड दोनों में बैलेंस रहा था, बस एक का डिफरेंस था। और मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी थी 93, और रीजनिंग और जीके, इंग्लिश और जीके में एक्यूरेसी थी 74, यानी इसमें थोड़ा एक्यूरेसी डाउन थी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड मॉक, जो आगे के मॉक टेस्ट थे उनमें उनका दिखाता हूँ एक बार। जो थर्ड मॉक टेस्ट था उसमें 268 था, और इसमें मेरी 4,554 रैंक थी 63,000 में से। ये देखेंगे आप, 4,554 और 63,627 में से। और जो फोर्थ मॉक टेस्ट था उसमें थे 275 नंबर थे 390 में से, इसमें 54,000 में से 5,000 रैंक है, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी भी मॉक टेस्ट था। इसमें एक सेकंड लोड हो रहा है। तो इसमें देखिए, मेरा मॉक स्कोर था 275, और इसमें मैंने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और इसमें रैंक आई है 5,000, लगभग 55,000 में से 5,000 भी रैंक थी, ठीक है। और इसमें परसेंटाइल थी 90.75, एक्यूरेसी थी 83, जिसमें मैथ और रीजनिंग में मेरा था स्कोर 139, यानी 140 का समथिंग था 180 में से, और इंग्लिश और जीके में 136 था। इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी 95 थी, लेकिन वही इंग्लिश और जीके में भी फिर भी डाउन। तो इंग्लिश और जीके में डाउन होने का रीज़न है कि जीके में अटेम्प्ट नहीं हो पाते इतने, जीके में एक्यूरेसी कम रह जाती है, उसकी वजह से एक्यूरेसी ज़्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। और कंप्यूटर की तो कट ऑफ नॉर्मल क्वालिफाई हो ही जाती है। तो कंप्यूटर को मैंने देखो ऐसा स्पेशली कोई अलग से कहीं नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, एक लूसेंट की छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर की, ज़्यादा पेज नहीं है उसमें, लगभग 100 से 120 के समथिंग पेज होते हैं, तो मैंने वहीं से पढ़ा है, वहीं से कंप्यूटर छोटी सी पढ़ रहा हूँ, उसमें 11-12 चैप्टर है, उनसे मेरा कंप्यूटर का हो जा रहा है। तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो मैं एक TCS की कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर की बुक आती है, तो उसको लाने की सोच रहा हूँ। आप भी देख सकते हो उसको करने का, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है, तो उससे एक बार तो आप कहीं से बेसिक पढ़ लो, चाहे लूसेंट का, चाहे एक अरिहंत की बुक भी आती है उससे पढ़ सकते हो, या फिर वो TCS के प्रीवियस को भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, क्वालिफाइंग है, तो ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। इसमें अगर देखें थोड़ा सा, इसका एनालिसिस देखें, तो इसमें देखो, मेरा मैथ में और रीजनिंग में मैंने जितने किए थे 47 करेक्ट हुए हैं मैथ और रीजनिंग में, और 11 अनअटेम्प्ट थे, मैंने 11 क्वेश्चन नहीं किए थे, और 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था
एक एवरेज का क्वेश्चन था जो गलत हुआ था। कुछ बॉक्स में 35 मोबाइल फ़ोन है, जिनमें से 12 मोबाइल फ़ोन का औसत वजन 50 ग्राम है और 11 मोबाइल का औसत वजन 40 ग्राम है। शेष मोबाइल फ़ोन का औसत वजन 45 ग्राम है। फिर सभी मोबाइल को औसत वजन ज्ञात कीजिए, लगभग आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी। और एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था रीजनिंग का। ये कुछ कथन और निष्कर्ष का था कि एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाइए, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। यहाँ पे 2 अनुमान दिए हुए थे, इनमें बताना था कि कौन कौन से सही हैं, इस मतलब इस जो कथन में निहित है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और बाकी 11 मैंने अटेम्प्ट थे, यानी 11 क्वेश्चन नहीं हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं जीके और रीजनिंग पे, सॉरी इंग्लिश और जीके पे। तो इंग्लिश और जीके में देखेंगे तो इसमें गलत थे 14 गलत थे, यानी काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए। 14 नंबर तो वैसे ही लेस हो गए। ठीक है, और इसमें इंग्लिश में मेरे गलत थे, जैसे काउंट करें तो 4 और 1 5 6 3 9 9 और 2 11, यानी 11 क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही गलत थे मेरे, मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में। जबकि कुछ मॉक टेस्ट में इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाता है, मतलब इंग्लिश में बहुत कम गलत होते हैं, जीके में ज़्यादा एक्यूरेसी गलत हो जाते हैं। कभी इंग्लिश जीके में अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, जैसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 ओनली 4 क्वेश्चन है जो जीके में रॉन्ग हुए, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। और उसमें से 5-6 क्वेश्चन किए नहीं थे, 4 रॉन्ग हो गए, यानी 16 क्वेश्चन जीके में सही हो गए थे। लेकिन इंग्लिश में थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो एक बार देखिए यहाँ पे क्या क्या गलती की थी मैंने। जैसे कि ये क्वेश्चन था, द बुलेट स्ट्रक ए वॉल एंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। तो ये मतलब इसमें इसका सिनोनिम बताना था, इसको इम्प्रूव करना था कि इस वर्ड को बेस्ट वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो द बुलेट स्ट्रक ए वॉल यानी कोई बुलेट यानी गोली जो थी दीवार से टकराई, और इसके जो कोर्स था मतलब इसका जो पथ था उससे डाइवर्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब था डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे मैंने नो इम्प्रूवमेंट किया था क्योंकि मैंने किया था डाइवर्टेड, मतलब डाइवर्ट हो गई तो कोर्स से, जबकि यहाँ पे आता है डिफ्लेक्टेड। और भी जैसे ये एक पैसेज का क्वेश्चन थे, 2-3 पैसेज के क्वेश्चन थे, ये गलत हो गए थे। 8 ये भी पैसेज का था, और 11th हाँ ये क्यूरोसिटी, सॉरी कर्सरली मतलब ये इसका एंटोनिम बताना था। तो कर्सरली मतलब एक सुपरफिशियल यानी सतही तौर पे। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना था। तो एंटोनिम होगा, मतलब एक तो अपन कर्सरली यानी सरसरी निगाहों से देख रहे हैं, कर्सर का मतलब होता है सुपरफिशियल यानी बाहर से कोई इस चीज को देखना। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिटेल्ड मतलब पूरा डिटेल में देखना। मैंने क्या इम्पल्सिवली कर दिया था, ये जो कहीं सेंस नहीं था इसका, तो मतलब कभी कभी हो जाता है गलत। और ये भी एक पैराग्राफ का ही था। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज का था। पैसेज को देखो आप अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट है कि आप एक बार पैसेज अगर छोटा है तो उसको पढ़ ही लीजिए, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो और जैसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनमें दिक्कत आती है, फिर उसमें पूरा उतना ही टाइम लग जाता है उसको पूरा पढ़ना है। तो एक बार अगर जैसे छोटा पैराग्राफ था तो इसको पढ़ लीजिए, तो पढ़ना बेस्ट होता है। अगर छोटा पैराग्राफ है तो उसको पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में और देखें तो द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर और रीडिंग केयरफुली, द एक्शन ऑफ। ठीक है, ये एक था, इसमें शायद पर यूजुअल आएगा, द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर और रीडिंग केयरफुली। मैंने इसमें परवर्स किया था, परवर्स इसका एंड से 1 वर्ड होगा पर यूजुअल, इन द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर और रीडिंग केयरफुली, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली रीड करना या एग्जामिन करना, पर यूज करना। 27 था, सी इज ऑलवेज बैड। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, सी इज ऑलवेज बैड एट लैंग्वेज। तो एट आएगा इसमें, एट इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड टू प्रेफर टू टाइम और प्लेस, इट इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक एड्रेस और जनरल नॉलेज। मतलब इसमें सी इज ऑलवेज बैड एट लैंग्वेज, यानी वो हमेशा जो बोली है भाषाएं हैं लैंग्वेज के साथ हमेशा खराब है, मतलब उस ढंग से नहीं बोल पाती है। उसके बाद में ऐसे ही क्वेश्चन थे 27, 29
ये एक एरर का था। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ दियर जॉब्स इन द रिसेंट पेंडेमिक द माइग्रेंट वर्कर्स हैड नो अदर चॉइस देन टू रिटर्न दियर विलेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे और चलते हैं। उसके बाद जो मेरे मॉक टेस्ट थे और उनमें क्या स्कोर रहा है क्या नहीं, तो मैं उसका भी एक शॉर्ट सा वीडियो आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। जैसे थर्ड फोर्थ में हो गया 275, उसके बाद फिफ्थ में मेरा वो डाउन हो गया था, 267 हो गया था, सिक्स में 243 आ गया था, फिर आया था फुल टेस्ट मॉक टेस्ट 7 में 283। मॉक टेस्ट 7 नंबर था, 2 उसमें 283। इसमें मेरी देखो 32,000 में से 832वीं रैंक है। इसका भी आपको बताता हूँ। तो इसमें मेरी 32,804 में से 832वीं रैंक थी, मतलब ये अच्छा स्कोर था। इसमें 283 नंबर आए थे मेरे। और इसमें अटेम्प्ट में देखो मैंने कम किए थे 127, लेकिन इसमें मेरी एक्यूरेसी थी 86, यानी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी। और परसेंटाइल तो 97.47% थी। ठीक है, तो अब इसका सेक्शन वाइज देख लें तो सेक्शन वाइज फर्स्ट सेक्शन में था मेरा 135 180 में से, और सेक्शन सेकंड में था 148, यानी इंग्लिश और जीके में भी इसमें अच्छा स्कोर हो गया था 148। ठीक है, तो एक्यूरेसी दोनों में अच्छी रही थी, मतलब मैथ रीजनिंग में 93 और 94 समथिंग, और इंग्लिश और जीके में भी 83 के समथिंग। ठीक है, टोटल स्कोर था 283, और कंप्यूटर में 60 में से 30 नंबर आए थे, यानी कट ऑफ क्वालिफाइंग था। तो इसमें मेरे ज़्यादा गलत नहीं हुए थे, इसमें लगभग गलत हुए थे मेरे 14 गलत हुए थे। गलत तो 14 ही हुए थे। ठीक है, टोटल इसमें 14 ही गलत हुए थे। और इसका एक एनालिसिस देखें तो फर्स्ट जो सेक्शन था मैथ रीजनिंग का, उसमें मैंने 11 अनअटेम्प्टेड थे, यानी 11 नहीं किए थे, और 3 इनकरेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो 3 इनकरेक्ट हो गए थे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 2 तो मैथ के थे शायद। हाँ, 2 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 16.8 मीटर ऊंचाई तक गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से खोदी गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बना जाता है। तटबंध की चौड़ाई क्या है, मीटर में क्या है? तो इसमें मतलब कोई कुआं था बेलना, तो कुआं जो था सिलेंड्रिकल था, यानी बेलनाकार था। तो उसमें से जो मिट्टी निकाल रहे थे, तो जो मिट्टी निकाली गई थी आयतन था, यानी जो कुएं का जो आयतन था, वो आयतन बराबर हो जाता किसके, जो कुएं के बाहर जो चारों ओर मिट्टी बना के जो तटबंध बना रहे थे ना, उसके आयतन के। तो इस तरीके से इसका निकालना था, तो उससे तटबंध की चौड़ाई आ जाती। तो यहाँ पे मैंने शायद कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, पता नहीं। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और था, हाँ ये भी मैथ का ही क्वेश्चन था। इसमें भी शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। एक कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या के 3/8 के बराबर है। पुरुषों का 1/3 भाग गैर स्नातक, जबकि महिलाओं का 4 भाग गैर स्नातक है। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है, तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी मैंने शायद गलत कर दिया था। हाँ, मैंने इसमें 288 किया था, और इसका आंसर था 396 में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। और वही एक क्वेश्चन रीजनिंग में फिर से, ये क्या है कि 5 व्यक्ति अपनी ऊंचाई के बारे में कथन देते हैं, यानी कथन थे 5। ठीक है, तो उसमें कुछ पूछा था इसने, दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति पहचान कीजिए। तो ये थोड़ा एरर हो गया था इसमें। इसके बाद चलते हैं सेक्शन सेट 2। अब देखो, जैसे सेक्शन 2 पिछले वाले जो मैंने मॉक टेस्ट का अभी दिखाया था आपको, उसमें मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत थे। इंग्लिश में लगभग 11-12 क्वेश्चन गलत थे। लेकिन यहाँ पे आप जब इंग्लिश में देखोगे तो मेरे 1 2 3 4 और 1 5, ओनली 5 क्वेश्चन रॉन्ग है। 45 में से 5 क्वेश्चन गलत हैं, और जीके में है, जीके में भी 5 ही हैं, 6 जीके में 6 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन है, यानी इस बार इसमें ज़्यादा गलत नहीं है। तो इंग्लिश में जैसे 5 गलत के हुए, एक तो इसमें पैराग्राफ हो गया, वही पैराग्राफ का, सेकंड भी शायद पैराग्राफ के, 2 तो पैराग्राफ्स ही हो गए थे। तो और एक था फिल इन द ब्लैंक्स था, इफ़ यू स्टडीड हार्ड इन योर स्कूल यू विल। तो इसमें आता था, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड इन योर स्कूल डेज यू वुड हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन टुडे। अगर मतलब इसमें क्या है कि इफ़ यू हैव, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था। इफ़ यू हैड स्टडी हार्ड इन योर स्कूल डे, यानी अगर तुमने अपने स्कूल दिनों में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की हुई होती, तो तुम आज इस एग्जामिनेशन को, इस एग्जाम को पास कर जाते। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है कि वर्ग की सेकंड फॉर्म होती है जब इफ के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है विल प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या है कि इसका सेंस देखना है कि कौन सी
टाइम की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि स्कूल डेज, अगर तुमने स्कूल डेज में पढ़ाई की होती तो यहाँ पे होता है इफ़ यू हैड स्टडी, यानी हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड इन योर स्कूल डेज यू वुड हैव, और जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो कंडीशनल सेंटेंस में जो सेकंड क्लोज होता है उसमें होता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला राइट होता, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था 31, एफ्यूज। एफ्यूज का भी कुछ इसका क्या पूछा था, इन द बेस्ट, इसका सिनोनिम बताना था एफ्यूज का। एफ्यूज का शायद इमेनेट होगा, इमेनेट होगा, हाँ मैंने ऑगमेंट कर दिया था, ठीक है। तो इमेनेट होगा इसका। एफ्यूज इज अ वर्ब दैट मीन्स टू एमिट एंड गिव ऑफ, यानी एक तरीके से एफ्यूज करना मतलब उत्सर्जित करना, किसी चीज को एमिट करना, ठीक है, इमिनेट करना। तो ये इसका सिनोनिम बताना था। और एक क्वेश्चन और था 41, ये भी एक क्लोज टेस्ट से था, ये क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से था जो गलत हो गया था। इसमें डिजाइन आता ऑलवेज, देखो ये फर्स्ट है सैनिटेशन सिस्टम इन आवर कंट्री हैव ऑलवेज बीन, तो हैव प्लस बीन प्लस के बाद सीधी सी बात है फॉर की थर्ड फॉर्म आएगी डिजाइन। तो ये तुम शायद पता नहीं कैसे गलत हो गए, वरना होना तो नहीं था। और उसके अलावा जीके में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए थे जीके में, ओके। तो जैसे कि ये फेस्टिवल का क्वेश्चन था, तो जीके में तो अगर सिंपल आती है तो हो जाता है ज़्यादा स्कोर, वरना कम भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस, एक शॉर्ट सा एनालिसिस में जो मैंने अभी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, और आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो बस कुछ चीज़ें, मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, एक तो स्किपिंग करना है क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ में मॉक टेस्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखें जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन है, तो आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करना है और आगे के क्वेश्चन को करना है। अगर उन क्वेश्चनों में उलझ जाते हो तो फिर आप बाकी क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाओगे पूरे, और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। मेरे भी, क्योंकि जब मैं करता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट में ऐसा ही हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से स्कोर डाउन रह जाता है। जैसे मैथ रीजनिंग का, कोई रीजनिंग का पजल का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अपन फंस जाते हैं, उसको करने लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब से 3 से 4 मिनट हो जाता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, उसको स्किप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, तो अगर नहीं होता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बस यही होता है। और सेम मैथ में भी यही होगा। और इंग्लिश और जीके में तो देखो, जीके को अगर आपको पता है, जीके का क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपके हिंट क्लिक कर जाएगा, अगर माइंड में आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे सही, नहीं तो सेम इंग्लिश में भी आपको यही करना है, बस एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, ठीक है। और अभी मैंने आगे भी मॉक टेस्ट लगाए, उनका भी मैं एक शॉर्ट सा वीडियो डालूंगा अभी आगे। लास्ट मेरा स्कोर हाईएस्ट 303 रहा है, 303 रहा है, तो आगे भी बताऊंगा मैंने कैसे इतना थोड़ा स्कोर अच्छा हुआ है मेरा, और आगे भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, ठीक है। बस अपना आप कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई की और मेहनत कीजिए। अब मेंस आने वाला है, लगभग 1 से सवा महीना रह गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, प्री का रिजल्ट आने वाला है लगभग 4-5 दिन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आप भी अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, और जिससे कि पता चल सके, जिससे और लोग भी कमेंट करें अपना स्कोर, तो उससे थोड़ा पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ रहा है, क्या थोड़ा कंपटीशन का भी पता चलेगा, ठीक है। तो आप भी अपना स्कोर कमेंट करना, बताना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।